हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी एक ऐसे ड्रग डीलर के बारे में है जो डार्क वेब के जरिए अमेरिका के कोने कोने में ड्रग्स बेचता था और जो तरीका वो इस ड्रग्स को अमेरिका में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करता था वो बेहद हैरत अंगेज और चौंकाने वाला था। इस कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला पहलू है वो ये है कि इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड एक इंडियन था और जब पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए उसकी तलाश शुरू की तब उनके सामने वो खुलासे होने शुरू हुए जिसने उनके होश उड़ा कर रख दिए। इस पूरे ड्रग स्मगलिंग ऑपरेशन को इतनी प्लानिंग और इतनी सफाई से अंजाम दिया जाता था कि किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं लगती और अगर पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब भी हो जाती तो भी उन्हें ये पता नहीं लगता कि ये ड्रग्स आया कहाँ से है। तो आखिर कौन था इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड, कैसे ये पूरा ड्रग ट्रैफिकिंग चैनल डार्क वेब पर काम करता था और क्या पुलिस कभी इस मास्टरमाइंड तक पहुंच पाई, ये जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है स्टेटन आइलैंड यूनाइटेड स्टेट से, जहां एक रात सुनसान सड़क पर एक बस आकर रुकती है। इस बस में से एक शख्स उतरता है जिसका नाम था एंथनी कोरोनाडी और वो इधर उधर देखने लगता है मगर उसके चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था। महज 2 मिनट वहीं खड़े रहने के बाद वो एक घर की तरफ चलने लगता है क्योंकि इसी घर के बाहर से उसे वो स्टेरॉइड्स का पैकेट उठाना था जो उसने अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए ऑर्डर किया था। बहरहाल घर के बाहर पहुंचने पर जब वो उस पार्सल को देखता है तो वो उसे काफ़ी बड़ा लगता है जिसे देख वो कुछ कश्मकश में पड़ जाता है। पार्सल उठाते ही बॉक्स के अंदर रखा सामान इधर उधर लुढ़कने लगता है जिसकी वजह से बॉक्स में से आवाज़ आने लगती है और ये एंथनी के लिए बहुत अजीब था क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था और तभी वो फैसला करता है कि वो घर लौटने के लिए दूसरा रास्ता अपनाएगा। बहरहाल बॉक्स को अपने बैग में रखने के बाद वो पैदल चलना शुरू करता है और तभी उसे एक टैक्सी दिखाई देती है जिसे वो हाथ दिखाकर रोक लेता है। ये टैक्सी उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़ देती है जिसके बाद वो एक सुनसान गली से होते हुए एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। इस बिल्डिंग के एक रूम के अंदर वो फटाफट अपने कपड़े बदलता है और अपने बैग को एक कचरे के थैले में डालता है और फिर इसी बिल्डिंग के दूसरे गेट से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चला जाता है। घर पहुंचने के बाद वो इस बॉक्स को अपने बैग से निकालकर अपने बेड पर रखता है और फिर उसे कटर से खोलना शुरू करता है मगर इस बॉक्स के अंदर रखा सामान देखकर एंथनी चौंक जाता है क्योंकि इसके अंदर स्टेरॉइड्स की जगह बहुत सारी पिल्स की बॉटल्स रखी हुई थी। बहरहाल एक बॉटल खोलकर वो एक पिल बाहर निकालता है जो हरे रंग की थी और उस पर एक बटरफ्लाई का लोगो बना हुआ था। ये देखते ही एंथनी को ये समझते देर नहीं लगी कि उसके पास स्टेरॉइड्स की जगह कई किलो MDMA पिल्स आ गई हैं जो एक खतरनाक ड्रग्स था। अब एंथनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी और तभी वो ऑनलाइन डीलर लिस्टन इस हेयर को कांटेक्ट करने का फैसला करता है ताकि वो इस पैकेट के बारे में पता कर सके। बहरहाल वेबसाइट के जरिए वो इस डीलर को पैकेट्स की डिटेल्स के बारे में बताता है जिसके महज 10 मिनट बाद ही उसके मोबाइल पर एक ईमेल आता है। इस ईमेल में डीलर एंथनी से कहता है कि ये पैकेट गलती से उसे भेज दिया गया है और अगर वो इस पैकेट को बताए हुए एड्रेस पर भेज देगा तो वो इसे इस काम के पैसे भी देगा। एंथनी को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो ना चाहते हुए भी एक ड्रग रैकेट का हिस्सा बनने वाला है और वो इन पिल्स को दोबारा पैक करके बताए हुए एड्रेस पर भेज देता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि उसे एक ही बार करना होगा। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि जिस एड्रेस पर वो ये पार्सल भेज रहा है वो ऑनलाइन ड्रग्स ऑर्डर करने वाला एक कस्टमर है और वो एक इंटरनेशनल डार्क वेब ड्रग कार्टेल का हिस्सा बन चुका है जो पूरी दुनिया में ड्रग्स सप्लाई करता है और कई मिलियन डॉलर्स कमाता है और इस कार्टेल का नाम था listonishere.com। जनवरी सन 2017 की एक रात नॉर्थ कैरोलिना में कुछ DEA एजेंट्स एक औरत पर नज़र रख रहे थे क्योंकि उनका मानना था कि यही औरत डार्क वेब पर listonishere.com नाम का ड्रग्स कार्टेल चलाती है। ये वो वक्त था जब listonishere डार्क वेब पर एक जाना माना नाम बन चुका था और चूंकि सिल्क रोड नामक वेबसाइट पर पिछले 5 सालों से ड्रग बेच रहे थे जिसके बाद इन्होंने अल्फाबे और कई अलग अलग वेबसाइट्स पर ड्रग बेचना शुरू कर दिया था। इन वेबसाइट्स पर ये MDMA और बेंजो पिल्स भेजते थे और साथ ही साथ इलीगल ड्रग्स और स्टेरॉइड्स को भी कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता था। अब आते हैं DEA टीम पर जो इस सस्पेक्ट औरत पर कई दिनों से नज़र रख रही थी ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सकें क्योंकि उनके पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिसकी बिना पर उसके घर की तलाशी ले सकें या उसे गिरफ्तार कर सकें। हालांकि वो इस औरत पर कई दिनों से नज़र तो रख रहे थे मगर इस रात कुछ अलग होने वाला था और इसी दौरान एक DEA एजेंट देखता है कि ये औरत एक बड़े से कचरे के बैग को एक सड़क के किनारे फेंक रही थी। ये देख उस एजेंट को बहुत अटपटा सा लगता है और वो फैसला करता है कि वो ये पता लगाएगा कि इस कचरे के बैग में आखिर है क्या, मगर तभी उसकी नज़र घड़ी पर पड़ती है जिसमें 11:08 हो रहे थे और ये देखते ही वो समझ गया कि इस औरत ने कचरे का बैग टाइमिंग को प्लान करके फेंका है। वो औरत ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि कचरा उठाने वाला ट्रक इसी वक्त आता है और अगर ये कचरे से भरा बैग एक बार ट्रक में चला गया तो DEA एजेंट को ये कभी पता नहीं चल पाएगा कि उस बैग में आखिर था क्या।
डी एजेंट को भी लगने लगता है कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसके हाथ से कुछ सबूत निकल सकते हैं और वो फौरन दौड़ते हुए इस कचरे से भरे बैग की तरफ भागता है। वहाँ पहुँचने के बाद वो पहले इधर उधर देखता है कि ये कन्फर्म करने के लिए कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर वो इस बैग को उठा लेता है। अब तक आधी रात बीत चुकी थी और सड़कों पर पूरी तरह सन्नाटा छा चुका था, और यही वो वक्त था जब डी एजेंट इस कचरे के बैग को अपने ऑफिस में खोलता है और इसमें एक एक चीज़ को चेक करना शुरू करता है। पहले बैग में तो उसे कुछ भी काम का नहीं मिला, मगर जैसे ही वो दूसरे बैग को खोलता है उसे एक पीले कलर का पाउडर मिलता है, और ये कुछ और नहीं बल्कि 2.5 किलो MDMA था। और यहाँ से ये कहानी एक नया और रोमांचक मोड़ ले लेती है। अब आती है 18 जनवरी सन 2017 की सुबह, जब नॉर्थ कैरोलिना में 31 साल की अमेंडा ट्रोल अपने लिए फ़ोन पर एक रेस्टोरेंट में सीट रिजर्व करवा रही थी। वो इस कॉल पर बनखम काउंटी स्टेक हाउस रेस्टोरेंट में अपनी सीट बुक करवा रही थी, और अगली शाम के लिए उसे सीट रिजर्वेशन भी मिल जाता है क्योंकि उसे अपनी माँ का 67th बर्थडे सेलिब्रेट करना था। क्योंकि अमेंडा के फादर उसे और उसकी माँ को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसीलिए वो अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी और वो एक दूसरे का मिलकर ख्याल रखते थे। बहरहाल अगली सुबह अमेंडा अपने दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ करती है, और वो इस बात से बहुत खुश थी कि आज वो अपनी माँ का बर्थडे मनाने जाने वाले हैं। वो अपने सभी कामों को निपटाकर तैयार होना शुरू होती है, और अब तक दोपहर के 4 बज चुके थे और वो अभी दरवाजे से बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी बिल्डिंग में कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। ये आवाज़ कुछ लोगों के ऊपर चढ़ने की थी जो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहे थे, और अभी अमेंडा कुछ समझ पाती इससे पहले उसके फ्लैट का दरवाज़ा बहुत तेज़ खुलता है और उसके सामने DA एजेंट्स थे जो उसे गिरफ्तार करने आए थे। उधर अमेंडा की माँ को रेस्टोरेंट में इंतज़ार करते 2 घंटे बीत चुके थे, और वो बार बार अमेंडा को कॉल कर रही थी मगर उसका फ़ोन उठ नहीं रहा था। अमेंडा की माँ को लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी उसका बर्थडे भूल गई है, जबकि इस वक्त तक अमेंडा DA की हिरासत में थी और उससे पूछताछ शुरू हो चुकी थी। इस रेड में अमेंडा के खिलाफ DA के हाथ एक बहुत बड़ा सबूत भी लगा, और वो ये था कि DA को 59 किलो MDMA, 14 किलो क्विटामाइन और कई दूसरे इलीगल ड्रग्स उसके फ्लैट से बरामद हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा सबूत था, और जब DA सख्ती से अमेंडा से पूछताछ करती है तब उसने कुछ ऐसे खुलासे किए जिन पर यकीन करना नामुमकिन था। अमेंडा DA को बताती है कि लिस्टन इज़ हीरो ड्रग रैकेट की मास्टरमाइंड वो नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक प्यादा है जो इस ऑपरेशन के लिए काम करती है, और वो उन कोरियर एजेंट्स में से एक है जो इस ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। अमेंडा DA को बताती है कि इस पूरे ऑपरेशन में ड्रग्स को कस्टमर्स तक बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पहुँचाया जाता है। सबसे पहले तो कस्टमर डार्क वेब पर आता है ड्रग्स खरीदने के लिए, जहाँ अलग अलग वेंडर्स अलग अलग ड्रग्स बेचते हैं। कस्टमर से ऑर्डर मिलते ही वो पार्सल को पैक करते हैं, मगर ये पार्सल डायरेक्ट कस्टमर्स के एड्रेस पर डिलीवर नहीं किया जाता, बल्कि वो अपने और कस्टमर्स के बीच के डायरेक्ट कनेक्शन को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए रीशिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये रीशिपर्स वो लोग होते हैं जो ड्रग्स के पार्सल्स को अपने एड्रेस पर रिसीव करते हैं और फिर इसी पार्सल को दूसरे एड्रेस पर कोरियर कर देते हैं, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से ड्रग्स 4-5 अलग अलग लोगों से होते हुए कस्टमर्स तक पहुँचते हैं। ये एक बेहतरीन तरीका था जिससे पुलिस ना तो कस्टमर्स तक पहुंच सकती थी और ना ही पार्सल भेजने वाले तक, और अमेंडा भी उन्हीं रीशिपर्स में से एक थी जो DA के हाथ लग गई थी, मगर वो ये नहीं बता पाए कि इस ड्रग ऑपरेशन का मास्टरमाइंड कौन है। अमेंडा ने DA को यह भी बताया कि कुछ साल पहले उसकी माली हालत बहुत ख़राब थी, और तब बेंजामिन रोडन नाम का एक शख्स उसे रीशिपिंग के बिजनेस में लेकर आया था, और तब उसने इस वेबसाइट के लीडर से भी उसकी मुलाकात करवाई थी, मगर उसके बाद वो दोबारा उससे कभी नहीं मिली। इस रीशिपिंग में अमेंडा को एक पार्सल पहुंचाने के $800 से $1400 के बीच मिलते हैं, और उसे हर महीने 4 से 7 पार्सल मिलते हैं कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, जिसमें ये भी लिखा होता है कि उसे क्या और कैसे करना है। पहले तो ये पार्सल्स कम होते थे, मगर धीरे धीरे पार्सल्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, और अमेंडा अब तक लगभग 4200 पार्सल US, कनाडा, जमाइका और आयरलैंड तक कोरियर करवा चुकी थी। इस पूछताछ के दौरान अमेंडा DA को एक घर का एड्रेस भी बताती है जो अमेरिका के स्टेटन आइलैंड में था, और ये वो एड्रेस था जहां से अमेंडा को कई पार्सल्स मिले थे, और उसने कई पार्सल्स यहां कोरियर भी किए थे, जिससे DA को लगने लगता है कि हो ना हो इस वेबसाइट के तार यहां से जुड़े हो सकते हैं। स्टेटन आइलैंड का नाम सामने आने के बाद DA चौकन्ना हो जाती है, और वो फैसला करते हैं कि इस रैकेट के मास्टरमाइंड को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वो एक पैदरा आजमाएंगे। 1 मार्च सन 2017 की सुबह कुछ DA एजेंट्स अपने साथ कार में 4.5 किलो MDMA रखते हैं और स्टेटन आइलैंड में एक बंद पड़े घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस घर के बाहर पहुंचने के बाद वो 4.5 किलो MDMA के पैकेट को उस घर के बाहर रख देते हैं, और फिर वो इंतज़ार करने लगते हैं कि कोई शख्स आकर इस पैकेट को उठाए।
कुछ घंटे नज़र रखने के बाद वो देखते हैं कि एक शख्स उस बंद पड़े घर की तरफ बढ़ रहा है और वो जैसे ही पैकेट उठाकर बाहर आता है, कुछ डीए एजेंट्स दौड़कर उसे घेर लेते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार हुए शख्स का नाम एंथनी कोरोनाडी था और ये नाम सन 2014 में पहले भी पुलिस के सामने आ चुका था, क्योंकि एक फ्रॉड केस में शख्स का नाम शामिल था। इस शख्स ने हेज फंड के नाम पर लोगों से पैसा लिया था इन्वेस्ट करने के लिए, मगर बजाय इस पैसे को इन्वेस्ट करने के उसने ये सारा पैसा अपने ऐशो आराम में उड़ा दिए और साथ ही साथ उसने इन पैसों से प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई ताकि वो पुलिस से बच सके। बहरहाल एंथनी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ शुरू करती है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि वो लिस्टन नाम के एक शख्स के लिए काम करता है और वो ड्रग्स रीशिपिंग के बिजनेस में गलत पार्सल मिलने की वजह से आया। क्योंकि उसने मंगाया तो स्टेरॉइड्स था, मगर उसे एमडीए में पिल्स भेज दी गई थी और इन्हीं पिल्स को एक कस्टमर के एड्रेस पर भिजवाकर उसे धोखे से इस ड्रग्स बिजनेस में फंसा लिया गया। अब एंथनी डी एजेंट्स को आगे की कहानी बताते हुए कहता है कि वो ये स्टेरॉइड्स नॉर्मल वेब ब्राउज़र से ही ऑर्डर करता था और यहीं उसकी मुलाकात लिस्टन से हुई थी, जहां उसने अपना ईमेल एड्रेस एक बॉडी बिल्डिंग वेबसाइट पर डाल रखा था। लिस्टन ने खुद के इंटरनेट पर कई अलग अलग प्रोफाइल्स बना रखे थे और साथ ही साथ सिल्क रोड वेबसाइट पर उसने अपना डार्क वेब का एक अलग ईमेल एड्रेस भी दे रखा था, जिससे ये साफ समझ आ रहा था कि जो ईमेल उसने डार्क वेब पर दिया था वो तब का बना हुआ था जब उसे ये भी नहीं मालूम था कि अपनी आइडेंटिटी छुपानी कैसे है। बहरहाल एंथनी के ईमेल के जरिए डीए के पास अब उस शख्स का डायरेक्ट लिंक था जो listonishere.com के पीछे था और साथ ही साथ अब उनके हाथ इस रैकेट के 2 मेंबर्स और वो ड्रग्स भी लग चुका था, जिसे ट्रेस करके वो लिस्टन तक पहुंच सकते थे। इस पूरी तहकीकात में एक और बात डीए के सामने आई और वो ये थी कि जो भी पैकेट्स अलग अलग रीशिपर से होते हुए कस्टमर्स तक पहुंचते थे वो सभी यूनाइटेड किंगडम के शहर कोवेंट्री से आते थे। अक्टूबर सन 2017 की देर रात जब लगभग 12 बज रहे थे, उस वक्त मनमीत सिंह नाम का एक शख्स कोवेंट्री शहर के एक पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। इस वक्त मनमीत के हाथ में कुछ पैकेट्स थे और इन सभी पैकेट्स पर एक ही एड्रेस था जो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना के एक अपार्टमेंट का था। ये देख पोस्ट ऑफिस में मौजूद एम्प्लॉय को कुछ अटपटा सा लगता है, क्योंकि इन पार्सल पर जो रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ था वो पूरी तरह फर्जी था, मगर वो इस बात पर ध्यान ना देते हुए इन पार्सल्स को कोरियर के लिए बुक कर लेता है और मनमीत सिंह पैसे देकर वहाँ से निकल जाता है। मनमीत सिंह इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि सामने वाली बिल्डिंग में यूके क्राइम एजेंसी के ऑफिसर्स और डी ऑफिसर छुपकर उस पर नज़र रख रहे हैं और वो उसकी हर मूवमेंट को बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पूरा शक था कि मनमीत सिंह ही लिस्टन है और वही इस ड्रग रैकेट के पीछे का मास्टरमाइंड है। अब यूके क्राइम एजेंसी ऑफिसर्स कोवेंट्री के अलग अलग पोस्ट ऑफिस पर नज़र रखना शुरू करते हैं और साथ ही साथ वो उन लोगों की लिस्ट भी बनाना शुरू करते हैं जिनकी एक्टिविटीज़ पर उन्हें शक था। वो इस बात पर ख़ास ध्यान दे रहे थे कि कौन शख्स अलग अलग पोस्ट ऑफिस से पार्सल भेजता है और वो दिन में कितनी बार इन पार्सल्स को भेजता है, और एक बार जब ये पार्सल पोस्ट ऑफिस पहुंच जाते वो ये चेक करते कि किन किन पार्सल पर रिटर्न एड्रेस फर्जी लिखे हुए हैं। यही वो वजह थी कि मनमीत सिंह पुलिस के रेडार में आ गया था, क्योंकि उसके भेजे गए सारे पार्सल पर रिटर्न एड्रेस फर्जी था और तभी से पुलिस ये मानकर चल रही थी कि मनमीत सिंह इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। मनमीत सिंह के शक के दायरे में आने के बाद डीए अब उसके फाइनेंसेस को खंगालना शुरू करती है और तब कुछ अजीबोगरीब चीज़ें उनके सामने आना शुरू होती हैं। मनमीत सिंह ने एंटिलिया नाम के अंडर कई अलग अलग कंपनीज बना रखी थी और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई भी कंपनी पैसे नहीं कमा रही थी, मगर फिर भी मनमीत सिंह एक आलीशान जिंदगी जी रहा था। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही यूके क्राइम पुलिस इस बात की खबर अमेरिका में डीए को दे देती है और साथ ही साथ ये भी बताती है कि मनमीत सिंह कितना ड्रग्स और पैसे listonishere.com वेबसाइट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। अब वक्त आ गया था कि डीए कोई ना कोई कदम उठाए और तब आता है 26 अप्रैल सन 2019। ये वो दिन था जिस दिन सुबह 4 बजे के करीब 2 ब्लैक कार्स कोवेंट्री की खाली सड़कों पर दौड़ रही थी और इन कार्स के अंदर हथियारों से लैस ऑफिसर बैठे हुए थे जो मनमीत सिंह के घर की तरफ बढ़ रहे थे। वो सभी ऑफिसर्स इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को ख़त्म करना है, इससे पहले मनमीत सिंह इस रैकेट से जुड़े सारा डेटा डिलीट कर दे, क्योंकि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उनके हाथ लगने वाले सबूत हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। बहरहाल मनमीत सिंह के घर पहुंचने के बाद ऑफिसर उसके घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और 5 ऑफिसर दौड़कर मनमीत सिंह के कमरे के अंदर घुसते हैं और ये देख उसकी आंख खुल जाती है। इससे पहले मनमीत कुछ समझ पाता, ऑफिसर उसके सामने गन ताने हुए खड़े थे और वो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। ये पूरा ऑपरेशन इतनी तेज़ी से अंजाम दिया गया कि मनमीत को मौका ही नहीं मिला कि वो किसी सबूत को मिटा सके और इसी वजह से कई सारे सबूत ऑफिसर्स को मनमीत के घर के अंदर मिलते हैं।
इन सबूतों में जो सबसे बड़ी कामयाबी ऑफिसर्स के हाथ लगी वो ये थी कि उनके हाथ मनमीत सिंह का डिजिटल वॉलेट लग गया था, जिसमें लगभग 3800 बिटकॉइंस थे। और जब ऑफिसर ने उसके ट्रांजैक्शंस को खंगाला तब उन्हें पता चला कि ज़्यादातर बिटकॉइन उसे लिस्टन वेबसाइट के जरिए ही रिसीव हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा और पुख्ता सबूत था मनमीत सिंह के इस रैकेट में शामिल होने का, जिसके बाद उसे ब्रिटिश जेल भेज दिया जाता है और उधर यूएस इस कोशिश में लग जाता है कि उसे जल्द से जल्द अमेरिका एक्स्ट्राडाइट किया जाए। बहरहाल लगभग 4 साल तक मनमीत सिंह यूके की जेल में रहा और अपील पर अपील करता रहा, मगर उसकी सारी अपील्स को खारिज कर दिया गया और आखिरकार उसे मार्च सन 2023 में अमेरिका के स्टेट ओहायो एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। ओहायो की जेल में 1 साल गुजारने के बाद वो फिर से कोर्ट में बेल की अपील करता है और इस बार उसकी अपील को मंजूर कर लिया जाता है, क्योंकि वो अपने सभी बिटकॉइंस को पेनल्टी के तौर पर देने को तैयार हो गया था, जिनकी कीमत $100 मिलियन यानी लगभग 850 करोड़ रुपए थी। यहाँ से डीए के हाथ एक और नई इन्फॉर्मेशन लगती है और वो ये थी कि ड्रग्स बेचकर इस वेबसाइट के जरिए मनमीत को कुल 8000 बिटकॉइंस रिसीव हुए हैं, मगर मनमीत का कहना था कि वो सिर्फ 3800 बिटकॉइंस को ही एक्सेस कर सकता है और वो उसने पहले अमेरिकन गवर्नमेंट को दे दिए हैं। अब डीए एजेंट्स मनमीत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं कि उसने बाकी 5000 बिटकॉइंस उस शख्स को ट्रांसफ़र किए हैं जो aka.parvinder@gmail.com मेल आईडी के पीछे है। छानबीन के दौरान ये मेल आईडी डीए एजेंट्स के सामने आई थी और चूंकि ये मेल आईडी मनमीत सिंह के भाई परमिंदर सिंह की थी, इसीलिए डीए को पूरा शक था कि बाकी बिटकॉइंस परमिंदर को ही ट्रांसफ़र हुए हैं। हालांकि डीए के पास इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं था, मगर उनकी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि हो ना हो बाकी 5000 कॉइंस परमिंदर को ही भेजे गए हैं, क्योंकि परमिंदर भी इस ऑनलाइन ड्रग कार्टेल का ही एक हिस्सा था। इन 5000 बिटकॉइंस की कीमत थी $300 मिलियन और ये आंकड़ा सामने आते ही डीए वो चाल चलती है जिससे वो इस कार्टेल के मास्टरमाइंड तक पहुंचने में कामयाब हो गए। बहरहाल मनमीत पैरोल पर रिहा होकर इंडिया वापस चला जाता है और 25 अप्रैल सन 2024 की सुबह वो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाजे पर दस्तक होते ही उसका भाई परविंदर दरवाज़ा खोलता है और वो उसे गले से लगा लेता है और फिर मनमीत अपने फादर और अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता करने लगता है और वो सभी इस बात से बेहद खुश थे कि मनमीत जेल से रिहा हो गया था। ये दिन मनमीत ने अपनी पूरी फैमिली के साथ हंसते मुस्कुराते गुजारा और तब तक रात हो जाती है और वो सभी डिनर के बाद सोने की तैयारी करने लगते हैं। उन सभी को सोते हुए अभी महज थोड़ी देर ही हुई थी कि तभी इंडियन पुलिस उनके घर पर रेड मार देती है और मनमीत के भाई परविंदर को गिरफ्तार कर लेती है। इस गिरफ्तारी के 4 दिन बाद पुलिस उनके एक और नए घर पर रेड मारती है जो उत्तराखंड के हल्द्वानी में था और यहाँ से उन्हें एक डिवाइस मिलता है जिसमें लगभग 268 बिटकॉइंस थे और ये सभी बिटकॉइन भी लिस्टन.com वेबसाइट पर ड्रग्स बेचकर आए थे। चूँकि पुलिस परविंदर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी और इस डिवाइस के मिलने के बाद मनमीत को फिर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार दोनों भाई एक साथ जेल चले जाते हैं। दोनों भाइयों के गिरफ्तार होने के बाद एक खुलासा उनके सामने हुआ जिसने उन्हें चौंका कर रख दिया और वो ये था कि इंडियन पुलिस ने उनके खिलाफ छानबीन इसीलिए शुरू की थी क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट और डीए ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, जिसका साफ मतलब था कि मनमीत के रिहा होने के बाद भी उनकी नज़र दोनों भाइयों पर थी। इससे एक बात तो साफ हो गई थी कि यूएस गवर्नमेंट परविंदर और उसके वॉलेट में रखे बिटकॉइंस को किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी और इसीलिए उन्होंने चुपचाप ये ऑपरेशन चलाया और मनमीत के घर पहुंचने पर जैसे उन्हें घर की लोकेशन मिली वहां पुलिस ने रेड मार दी। इस गिरफ्तारी के बाद अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बनाई, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि ये बिटकॉइन इंडियन अथॉरिटीज़ के जरिए उसके वॉलेट में डलवाए गए हैं क्योंकि यूएस गवर्नमेंट परविंदर को हर हाल में जेल भेजना चाहती थी। इस केस का ट्रायल आज भी चल रहा है और चूंकि मनमीत यूके और यूएस जेल में अपनी सज़ा पहले ही काट चुका था और अब दोनों भाइयों को इंडिया में भी अपनी सज़ा काटनी थी। कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर्स दिए हैं कि वो जल्द से जल्द 5000 बिटकॉइंस को जब्त करें ताकि दोनों भाइयों को उनके जुर्म की सज़ा दी जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।